आज हम बात कर रहे हैं रेबीज के बारे में। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती है। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सही जानकारी होना सच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। ये नंबर देखकर शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। अगर किसी को रेबीज हो गया और उसके लक्षण दिखने शुरू हो गए तो फिर बचने का कोई चांस नहीं होता। इसका फैटालिटी रेट मतलब मृत्यु दर लगभग 100% है और यही बात इसे दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बनाती है। आसान भाषा में समझें तो ये वायरस सीधा हमारे शरीर के कंट्रोल सेंटर यानी दिमाग पर अटैक करता है। ये फैलता कैसे है? किसी संक्रमित जानवर के काटने से, खरोंचने से, या अगर उसकी लार हमारे किसी खुले घाव पर लग जाए तो। इसके बाद ये वायरस धीरे धीरे नसों के रास्ते से होता हुआ दिमाग तक पहुंच जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की। यहाँ ये प्रॉब्लम जितनी हमें दिखती है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसा संकट है जो अक्सर सरकारी आंकड़ों के पीछे कहीं छिप जाता है। क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में रेबीज से जितनी भी मौतें होती हैं उनमें से 36%, जी हां 36% मौतें अकेले भारत में होती है। ये बहुत बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। और जो बात सच में टेंशन देने वाली है वो है ये बढ़ता हुआ ट्रेंड। पिछले कुछ सालों में कुत्तों के काटने के जो मामले रिपोर्ट हुए हैं वो तेजी से बढ़े हैं। देखिए, 2022 में 21 लाख केस थे जो 2024 तक बढ़कर 37 लाख तक पहुंच गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अच्छा, इतने सारे डॉग बाइट्स के मामले हैं तो जाहिर है कि मौतें भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी यही कहानी बताते हैं? चलिए देखते हैं। यहीं आकर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। जरा दिल्ली का ये उदाहरण देखिए। ऑफिशियल सरकारी डेटा कहता है कि 2022 से 2024 के बीच रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई, 0। लेकिन जब एक RTI डाली गई तो पता चला कि इसी दौरान सिर्फ एक अस्पताल MVID हॉस्पिटल में 18 मौतें रिकॉर्ड की गई थीं। मतलब जो डेटा हमारे पास है उसमें कितना बड़ा गैप है। तो इससे ये साफ है कि जो ऑफिशियल आंकड़े हमें दिखते हैं वो तो बस आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। रेबीज का असली बोझ डेटा कलेक्शन की इन बड़ी बड़ी कमियों के कारण हमसे छिपा हुआ है। असल नंबर रिपोर्ट हुए नंबरों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो गंभीर है, ये हम समझ गए। पर अब सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी को कोई जानवर काट ले तो उसे फौरन क्या करना चाहिए? ये 3 स्टेप्स हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, घाव को बहते पानी और साबुन से कम 15 मिनट तक धोना है। दूसरा, लक्षणों का जरा भी इंतजार नहीं करना और फौरन डॉक्टर के पास जाना है। और तीसरा, डॉक्टर की सलाह पर PEP यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का कोर्स शुरू करना है। ये पेप है क्या? समझिए कि ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये कुछ वैक्सीन्स का एक कोर्स होता है जो वायरस को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है, शरीर को उससे लड़ने के लिए तैयार कर देता है। और अगर इसे टाइम पर शुरू कर दिया जाए तो ये करीब 100% असरदार है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये जान बचाने वाला ट्रीटमेंट भारत के सभी सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर एकदम मुफ्त मिलता है। तो पैसों की वजह से इलाज में कभी देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब किसी एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इससे आगे बढ़कर देखते हैं कि देश के लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर रेबीज से लड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। ये है भारत के नेशनल एक्शन प्लान यानी NPRE का बड़ा लक्ष्य। गोल एकदम साफ है, साल 2030 तक कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज से किसी भी इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए। 0 ह्यूमन डेथ्स। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए भारत एक वन हेल्थ अप्रोच अपना रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंसानों का इलाज करना काफी नहीं है, हमें जानवरों की सेहत और अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस नेशनल प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है, जैसे कि जानवरों के काटने के मामलों की बेहतर रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग करना, बड़े पैमाने पर कुत्तों को वैक्सीन लगाना, साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाना, ये पक्का करना कि वैक्सीन हर जगह मौजूद हो और अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल बिठाना। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है रेबीज को नोटिफाइबल डिजीज बनाना। इसका मतलब ये होता है कि अब हर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के लिए ये जरूरी है कि वो रेबीज के हर केस की जानकारी सरकार को दे। इससे हमें प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका सही अंदाजा लगता है।
और एक अच्छी खबर यह है कि देश के 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस जरूरी पॉलिसी को पहले ही लागू कर चुके हैं। इससे डेटा को और सटीक बनाने में काफी मदद मिलेगी। तो हम अपने लक्ष्य की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में आगे क्या चुनौतियां हैं और भविष्य की राह कैसी दिखती है? देखिए, यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले हमारा तरीका रिएक्टिव था, मतलब हम किसी के कटने के बाद उसके इलाज पे फोकस करते थे। लेकिन अब हमारी स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव है। हम कुत्तों को वैक्सीन लगाकर और लोगों को एजुकेट करके बीमारी को जड़ से ही फैलने से रोक रहे हैं। रेबीज को खत्म करने की इस पूरी लड़ाई का जो आधार है वो है कुत्तों का वैक्सीनेशन। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 70% कुत्तों को टीका लग जाए। ये एक तरह का मैजिक नंबर है जो वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। चुनौतियां भी हैं, जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को लगातार चलाते रहना, आवारा कुत्तों की आबादी को सही तरीके से मैनेज करना, दूर दराज के गांव तक वैक्सीन पहुंचाना और लोगों को लगातार इस बारे में जागरूक करते रहना। तो सवाल अब यह है कि हमारे पास प्लान है, तरीके हैं और मंजिल भी सामने है, पर क्या ये सब काफी होगा? क्या हम सच में 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? देखिए, आखिर में सफलता सिर्फ 2 बातों पर टिकी है: लगातार एक्शन और पब्लिक अवेयरनेस। ये हम सब की एक मिलीजुली लड़ाई है, और अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो 2030 तक भारत से रेबीज का खात्मा एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है।